वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब के हवाले से। बहुत ज़्यादा फोकस रहा पिछले दिनों में सेंटर पे, ऑब्वियसली यहाँ की हुकूमत और नंबर्स पे बात हुई, मगर पंजाब के अंदर तो सूरत हाल इससे भी ज़्यादा जो है अनक्लियर है। उस हवाले से आज बात करेंगे। आज पंजाब हुकूमत ने अपना बजट पेश करना था। ये इतलात जो है ये गुज़िश्ता रोज़ से सबको मालूम थी, बात हो रही थी, मगर अभी तक जो बजट है उसको प्रेजेंट नहीं किया गया, उसको ले नहीं किया गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस वक्त जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके दरमियान मज़ाकरात चल रहे हैं, क्योंकि जो स्पीकर हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो पंजाब सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमात दायर किए गए थे उनको वापस लिया जाए। दूसरी तरफ जो सूबाई हुकूमत है, पार्लियामेंट के अलावा भी उसके मसाइल जो है वो कोई सुलझते हुए नज़र नहीं आ रहे। हमजा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला तो बन गए, मगर उनकी कैबिनेट के हवाले से अभी भी बहुत सी कयासराई हो रही है। अब कैबिनेट के चंद मेंबर्स ने ओथ तो ले लिया, मगर पोर्टफोलियोज अभी तक वाज़े नहीं है, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी इस हवाले से उनके कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर तक जो था वो पंजाब हुकूमत ने अभी तक वाज़े नहीं किया था, और लास्ट मिनट पे जब बजट तैयार हो गया तो वैस लगारी साहब को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि जिस वक्त ये सेशन होगा तो वो उसके अंदर उसको पेश कर देंगे। अपोजिशन लीडर के हवाले से भी इसी तरह की कंफ्यूजन पंजाब असेंबली में मौजूद है। स्पीकर परवेज़ इलाही साहब जो है वो तो यहाँ तक दावा करते हैं कि ये बजट पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि बकौल उनके जब से वो जो 20 मुनहरिफ अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो हमजा शहबाज शरीफ साहब को जो नंबर्स दरकार है वो भी मौजूद नहीं है। मगर काफ लीग के अपने मामलात जो हैं वो भी जो है इतने आसान नहीं है। बहुत ख़बरें आ रही हैं, इतलात आ रही हैं कि उस ख़ानदान के दरमियान जो इश्यूज़ थे या जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था उस पर भी अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। चौधरी शुजात साहब हो, परवेज़ इलाही साहब हों, वो अपने जो डिफरेंसेस हैं और पॉलिटिकल व्यूज़ हैं उनको वो नहीं रेकनसाइल अभी तक कर पाए, और ये इख्तलाफात जो है इन पर भी अभी मसला हल होना है जो फैमिली का है। और इसके साथ साथ ये भी खबर आई है कि जो साबिक वज़ीर है मुनस इलाही साहब, उनके ख़िलाफ़ FIA की इंक्वायरी भी शुरू हो गई है। मुनस इलाही साहब ऑब्वियसली यही कह रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ ये जो इंक्वायरी है ये सियासी इंतकाम है, और वो हर हाल में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ ही रहेंगे। सारे मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करेंगे मज़हर अब्बास साहब से, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। हम बात करेंगे अमर बिलाल महबूब साहब से, सरबरा हैं पिलडैट के, और हम जो नज़र डालेंगे पंजाब में इस वक्त सारी सूरत हाल है। जी मज़हर साहब, ऑब्वियसली जो इस वक्त सूरत हाल है एंड बहुत ज़्यादा फोकस रहा भी पिछले दिनों में जो काफ लीग की सियासत है और जो फैमिली में दरार पड़ी हुई है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं सर? शुक्रिया अर्फा। देखिए, वो पंजाब में जो इस वक्त सूरत हाल है वो बहुत ही गैर मामूली है। मुझे नहीं याद पड़ता पंजाब में ये तो हमने देखा है माजी में कि रातों रात असम्बलियाँ जो है लोगों ने वफादारियाँ तब्दील कर ली, एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट बन गई, लेकिन ये जो गैर यकीनी सूरत हाल अभी पंजाब में नजर आ रही है ये कभी भी माजी में नहीं नजर आई। कि आज भी ये बात ठीक है कि आपको नहीं पता कि बजट पास हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और अगर नहीं हो पाया नहीं हो रहा सर, अभी तो हम प्रेजेंटेशन ही नहीं कर पा रहे। और उसकी भी आपको एक वजह मैं बता दूं कि वजीर खजाना क्यों नहीं बना जी। ये इसलिए नहीं बना क्योंकि पीपल्स पार्टी में जो मुल्तान से उनके हैं खानदान है बहुत मशहूर, मोहम्मद अहमद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, या नहीं गिलानी साहब नहीं, मखदूम अहमद महमूद साहब रहीम यार खान से, जी, उनका वो पीपल्स पार्टी में जो है वो चाह रही है वजारत खजाना पीपल्स पार्टी, और जो खुसरो बख्तियार साहब का जो पोर्टफोलियो था वो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, वो भी वो चाह रहे थे। तो एक इत्तलात ये है कि जो आखिर वक्त तक सूबाई वज़ीर खजाना का मामला तय नहीं हो सका पोर्टफोलियो का,
وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ایک وجہ تنازع بنا ہوا ہے پنجاب میں. صحیح. اب یہ کس حد تک ریزالو ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے. لیکن اگر بجٹ پاس ہو جاتا ہے اور جو ہے شہباز شریف کامیاب ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کو ایک تقویت ضرور ملے گی. لیکن اگر یہ پاس نہیں ہو تو پھر تو یہ اسمبلی کا قائم رہنا یا کم سے کم شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کا رہنا پھر مشکل ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ابھی تک پریزنٹ نہیں ہوا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے. اور لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا, احمد بلال صاحب ضرور اس کی تصحیح کر سکتے ہیں, کہ پنجاب میں اس طرح کی صورتحال اس سے پہلے بالکل صحیح. اور سر یہی سوال ہے کہ احمد صاحب کے پاس جاتے ہیں. احمد صاحب وہی پرویز الہی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نمبرز بھی موجود نہیں ہیں بجٹ پاس کرنے کے, یہ کیوں پریزنٹ کر رہے ہیں, یہ میں پوچھ رہی ہوں. تو سر جو مظہر صاحب نے بھی اس میں ہائی لائٹ کیا ایشو کہ کیا کبھی اتنی جو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ کمپلیکیٹڈ صورتحال کہ وہ کہیں نہ کہیں لیگل بھی ہے, پولیٹیکل بھی ہے, I mean if they don't have the numbers تو وہ کس طرح اس کو چلائیں گے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جو نمبر کا معاملہ ہے یہ میری ان کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی, کیونکہ اس کے لیے کوئی ٹوٹل ہاؤس کی میجورٹی تو نہیں چاہیے ہوتی ہے, اور اس کے لیے کوئی 2/3 میجورٹی بھی نہیں چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے تو جو ممبر موجود ہوتے ہیں اور ووٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی اکثریت چاہیے ہوتی ہے بجٹ پاس کرنے کے لیے. کسی بھی قانون کو جیسے پاس کرنا ہوتا ہے, اگر وہ امینڈمنٹ نہ ہو, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہ ہو, تو اسے پاس کرنے کے لیے سمپل میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے جو ممبرز موجود ہوں ان کی. تو اس لیے یہ نمبر موجود ہونے کی جو بات کہی جا رہی ہے وہ درست نہیں ہے. لیکن جہاں تک اب یہ سوال ہے کہ یہ کیا ان کے پاس میجورٹی بھی ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ سوال اپنی جگہ الگ ہے, یہ ثابت کرنے والی بات ہے. لیکن کاف لیگ کے اندر اختلافات پیدا ہونے کے بعد اور اس خیال کے بعد کہ کاف لیگ کے جو 10 لوگ ہیں وہ اب این بلاک پی ایم ایل این کے خلاف ووٹ نہیں کریں گے, ہو سکتا ہے چند لوگ ان کے حق میں ووٹ کر دیں, تو اس صورت میں یہ امکان پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس سمپل میجورٹی ہو. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا اجلاس ہو سکے گا, کیونکہ ایوان کے اندر جو سابقہ صورتحال رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ اس قدر بدنظمی ہو جاتی ہے اور اتنا وائلنس ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی سیریس کام تو ہو ہی نہیں سکتا. اور بجٹ کوئی ایک نشست کی چیز نہیں ہے, یہ تو چند دن تک کم از کم جاری رہے گا, 4-5 دن تک. تو کیا اتنے دن تک ایک نظم و ضبط قائم رہے گا؟ اور پھر اس میں بھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسپیکر صاحب, اب اسپیکر صاحب کا رول سب سے اہم ہے, کیونکہ وہ کنڈکٹ کریں گے ساری پروسیڈنگ کو. وہ اس حکومت کے خلاف اپنے ایک چیف منسٹر کے امیدوار بھی تھے, اور بہت ان کو شکوہ ہے اور شکایت ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی روا رکھی گئی, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, وہ ناراض ہیں. تو ایسے میں وہ کیسے چلائیں گے اسمبلی کو اور چلنے دیں گے اسمبلی کو؟ تو یہ ساری چیزیں کمپلیکیٹ کرتی ہیں. جہاں تک نمبر کا سوال ہے, میرے خیال بجٹ کے پاس ہونے کے لیے نمبر ایک سیکنڈری چیز ہے, لیکن اجلاس کا ہونا اور اجلاس کو ایک تو احمد صاحب کیا آپ پھر سے ایکسپیکٹ کریں, معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, تو سر کیا آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آج پھر مطلب کہ جب بھی یہ اجلاس بلائیں گے یا جیسے آج کا موقع ہے, اگر یہ سیشن شروع ہو گیا تو پھر ہم اس قسم کی بدنظمی دیکھیں گے, ہم پھر تشدد دیکھیں گے پارلیمنٹ کے اندر؟ اگر ان کے درمیان جی مظہر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں بلال صاحب کمپلیٹ کر لیں بات. جی بلال صاحب. بس میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آج پرویز الہی صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر اجلاس ہوگا تو اس کے اندر بد نظمی کا اندیشہ ہے, اور اگر ان کے درمیان کوئی ڈیل نہیں ہوتی, کوئی آپس میں کوئی طے نہیں ہوتی کوئی چیز, اتفاق نہیں ہوتا کسی ایشوز پہ, مقدمے واپس لے لیں, معافی مانگیں, اس قسم کی چیزیں وہ کہہ رہے ہیں, اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر ظاہر میرے خیال میں اس کا واضح امکان ہے کہ بدنظمی بھی ہوگی اور تشدد بھی ہو سکتا. بالکل صحیح. جی مظہر صاحب. دیکھیے اب اس ایسی جو صورتحال ہے اگر بنتی ہے تو جو آئینی راستے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں,
ایک تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ صوبے میں گورنر راج لگا دیا جائے. ظاہر ہے صدر صاحب جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ واضح طور پہ پی ٹی آئی کی کہنے پہ اور عمران خان کے کہنے پہ چلتے ہیں, تو یہ بھی اس چیز کا. اور گورنر جو اس وقت ہیں وہ ظاہر ہے وہ مسلم لیگ کے ہیں, تو گورنر راج لگنے کا بھی امکان نہیں نظر آتا. تو یہ بہت ہی جو ہے وہ ایسا سوال اٹھ گیا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے, عین ممکن ہے کہ آج اگر بجٹ پریزنٹ نہیں ہو تو کل پھر عدالت میں معاملہ جائے اور عدالت پھر کوئی ایگزیکٹو آرڈر اس طرح کا جاری کرے, جوڈیشل آرڈر, کہ جس کی بنیاد پہ چیزیں ہو سکے. لیکن ہم نے ماضی میں یعنی اسی کرائسس کے دوران دیکھا ہے کہ جوڈیشل آرڈر کے باوجود بھی اجلاس میں ہنگامہ آرائی رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی غیر معمولی اور خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے. جس طرح کا ماحول بن رہا ہے, جس طرح اب ظاہر ہے ضمنی الیکشنز بھی آنے جا رہے ہیں, لیکن یہ جو چند دن ہیں یہ میرا خیال ہے پنجاب کی سیاست کے لیے بہت اہم ہوں گے, اور میں بالکل بھی جو ہے وہ وہاں تشدد کو رولڈ آؤٹ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. مظہر صاحب یہ معاف کریں گا سر آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں. احمد صاحب یہ جو مظہر صاحب نے گورنرز رول کی بات کی, بٹ سر کیا 18th امینڈمنٹ کے بعد اتنا آسان ہے گورنرز رول لگانا؟ کیا اس کو اسمبلی کو ریٹیفائی نہیں کرنا ہوتا؟ جی اسمبلی کو ریٹیفائی کرنا ہوتا ہے, اور اسمبلی کا اپنا وجود بذات خود ایک بڑا کویسچن مارک ہے. عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں کہ وہ جو لوگ منحرف تھے کیا ان کے ووٹ کاؤنٹ ہوں گے چیف منسٹر صاحب کے الیکشن میں, جو کہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے ہو چکا تھا. تو بہت سے سوالات ہیں, لیکن آپ ایک کوئکلی میں بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے کیا تھا کہ ماضی میں کبھی ایسے ہوا ہے, تو میں چونکہ ابھی چند دن آج ہی بلکہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس میں جو ہسٹری کی کتاب ہے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کی, حامد خان صاحب نے لکھی ہوئی ہے, ایولیوشن آف پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان. تو اگر آپ 1955 سے 1958 تک کا پیریڈ کی اگر وہ کتاب میں پڑھیں تو آپ کو بین ہی یہی حالات نظر آئیں گے پاکستان میں بھی اور پنجاب میں بھی جو اس وقت ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہوا تھا وہ سر یہ تو بڑا خطرناک ریفرنس دیا ہے آپ نے تاریخ کا. آپ پڑھ لیجیے گا, آپ دیکھیے گا کتنی سملیرٹی ہے اس کے اندر. نہیں سر میں وہ نہیں کہہ رہی, میں کہہ رہی ہوں آپ نے جو ریفرنس دیا ہے جس پیریڈ کا, وہ ایک بڑا خطرناک پیریڈ تھا. یو نو اٹ ڈزنٹ انسٹل ہوپ ان اس. میں تو اس پوائنٹ سے کہہ رہی تھی. مظہر صاحب یہی بات جو اب کر رہے ہیں احمد بلال صاحب, تو سر یہ تو پھر وہی بات مطلب کہ ہے تو یہ ایونچولی سیاسی مسئلہ سر, اس کو ہم کب تک کورٹس کے اندر گھسیٹیں گے؟ یو نو بجٹ پیش ہونا ہے, کیبنٹ بننی ہے, کیبنٹ پہ اتحادیوں میں اتفاق نہیں ہو رہا, نمبرز کا سوال ہر وقت رہے گا. سیاسی مسئلہ ہے, لگتا تو یہی ہے کہ الیکشن سے حل ہوگا. جی بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ بات پھر کہیں نہ کہیں عام انتخابات کی طرف ہی جائے گی اب اس میں, اور اگر یہ کانفرنٹریشن بڑی تو پھر ہم کوئی بھی راستہ دیکھ سکتے ہیں. جو مجھے بالکل پنجاب میں خاص طور پہ 56 میں کیا ہوا تھا, یعنی جو جگتو فرنٹ کی جس طرح اس کی جگتو فرنٹ کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا تھا اس پاکستان میں جو صورتحال بنی تھی, حالانکہ جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی اس میں. تو یہ میرا خیال ہے بہت خطرناک صورتحال مجھے لگ رہی ہے. اور اگر کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا, جس کو میں اس لیے رول آؤٹ نہیں کر رہا کہ جو ہم نے پچھلی مرتبہ بھی دیکھا ہے تو اس میں جس طرح فزیکل وائلنس ہوا تھا وہی چیز ہو رہی ہے, تو یہ چیز اس سے پھر مرکز بھی اپنے آپ کو دور نہیں رکھ پائے گا, کیونکہ اس کا فال آؤٹ مرکز میں ہوگا اور اس کا فال آؤٹ جو ہے آنے والے ضمنی الیکشنز میں ہوگا. وہ بھی اس صورت میں ضمنی الیکشن ہوں گے کہ ابھی پنجاب اسمبلی اگر بچتی ہے. بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک سر. میرا خیال میں بات کہیں نہ کہیں عام انتخابات کی طرف ہی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. احمد بلال صاحب I have 30 seconds سر, اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں یہاں. نہیں, مجھے تو نہیں لگتا کہ انتخابات بھی اس مسئلے کا حل ہوں گے. جو صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے کشمکش کی اور پولرائزیشن کی, اس میں پرامن انتخابات کہاں سے ہو جائیں گے؟ اور الیکشن کمیشن کے اوپر بھی پوری طرح سے واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن بھی اس مسئلے کا حل ہوں گے.
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों ने हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो मुज़ाकरात हैं और उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो बयान सामने आया। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो पाकिस्तान की रियासत के इस वक्त मुज़ाकरात जो हैं जारी हैं, और इस हवाले से जो ये वज़ीर ख़ारजा का फ़ैसला सामने आया है कि ऐवान को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। इस हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये फ़ैसला किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इजलास में कि जो कलअदम TTP और हुकूमत या रियासत के दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं और एक सीज़ फायर भी हुआ है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, तो इसको इस सिलसिले में पार्लियामेंट को जो है एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है। और इसी हवाले से उन्होंने जो उनकी सीनियर पार्टी लीडरशिप है उस पर मुश्तमिल एक कमेटी भी बना दी है। दिलचस्प बात ये है कि जो अफ़गान तालिबान की सालसी हैं और वो भी मुज़ाकरात इस हवाले से कर रहे हैं, तो वहाँ भी मोहम्मद और मैसूद कबीलों के जो माहिदीन हैं और मालाकंड रीजन से अहम शख्सियात हैं उन्होंने भी शिरकत की है। इस हवाले से जो ये कमेटी है, इस सारे मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं ताहिर खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। जी ताहिर साहब, वेलकम टू द शो। सर, क्या आप जो ये सारी सिचुएशन को बहुत क्लोजली ऑब्वियसली मॉनिटर भी कर रहे हैं, फॉलो भी करें, आपका क्या ख्याल है जो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से फैसला है? और क्योंकि वो इत्तेहादी हैं तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने ये ऐलान किया है तो हुकूमत में होते हुए वो इस सारे मामले को ले तो जाएंगे पार्लियामेंट में, बट क्या आपके ख्याल में जो तफसीलात ऐसी हैं, कोई प्रोग्रेस ऐसी है जो शेयर की जा सकती है पार्लियामेंट से? बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, ये जो जिरगा हुआ इसमें तो कोई बड़ा फैसला तो नहीं हुआ मां सिवाय जंग बंदी की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। और ये भी ये फैसला जो है बुनियादी तौर पे जो सिक्योरिटी लोगों के और TTP के दरमियान हुआ था उसी में फैसला हुआ था। आपको याद है कि डॉन अखबार में ये खबर जिरगा शुरू होने से पहले ये शाया हो गई थी। जिरगा तो 1 जून को शुरू हुआ और ये उससे पहले शाया हुई थी। तो इसका मतलब है कि फैसले कोई और करता है, और जिरगा इसलिए मेरी नज़र में भेजा गया था। और ये जिरगा अब कबायली जिरगा नहीं है। इसमें जो तकरीबन 53 कोई कहता है, कोई 57 कहता है, तो उसमें तो अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का जो इतलात के लिए मुआविन खुसूसी है वो सवाबी के हैं, बैरिस्टर सैफ वो भी उसमें शामिल थे और काफ़ी सारे और लोग भी थे। तो ये अब पश्तून मुश्तरका जिरगा कहते हैं। मेरे ख्याल में जो लोग जो इदारे बात कर रहे हैं, मुमकिन है कि उनको ज़मानती की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कन्विंस करने के लिए TTP को या अफ़गान तालिबान को, क्योंकि जिरगे की अहमियत तो है। आपको याद होगा कि जब ताल्लुकात ख़राब बहुत हो गए थे अशरफ गनी साहब की हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान, तो यहाँ पर वो जो इस्तांबुल प्रोसेस है, हार्ट ऑफ एशिया, उनकी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें अशरफ गनी ने नहीं आना था, उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन जब एक जिरगा भेजा गया था, लेकिन उस जिरगे की अहमियत थी, उसमें बड़े बड़े लोग थे, उसमें महमूद खान चकजई था, उसमें शेरपाव थे, उसमें बड़े लोग थे। तो अशरफ गनी साहब राजी भी हो गए, नवाज शरीफ साहब से मिले भी फ्रांस में और फिर यहाँ भी आए। तो उस जिरगे की अहमियत हो। अभी जो बात आई है ये बड़ी अहम है पीपल्स पार्टी की, और बड़ी अच्छी बात है कि पार्लियामेंट को माजी में नज़रअंदाज किया गया है। पॉलिटिकल ओनरशिप कभी भी इस तरह के मामलात में न तो उनको इजाज़त दी गई है, ये ज़रूरी है। और ये अब एक बात तो आपने कर रही है पार्लियामेंट वाले, लेकिन दूसरी बात पीपल्स पार्टी के इजलास में ये भी है कि इत्तेहादियों की जो कमेटी बनाई गई थी इत्तेहादियों से राब्तों के लिए, मशवरों के लिए, और मेरे ख्याल में दुरुस्त फैसला है। क्योंकि पार्लियामेंट को तो अब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनी, वो पहले उस कमेटी में मंजूर हुई, दूसरे दिन काबीना में हुई, और फिर कहा गया था मोईनुद्दीन यूसुफ ने कि पार्लियामेंट में बात होगी, लेकिन नहीं हुई पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट ही अब अधूरी रह गई है। तो ये अच्छी बात है कि पार्लियामेंट के लोगों को भी पता चले, सियासी लीडरों को भी पता चले कि हो क्या रहा है। नहीं ताहिर साहब, पार्लियामेंट में बात तो होगी, मगर ये क्या एक आपके ख्याल में इन कैमरा सेशन ही ज्यादा मुनासिब रहेगा, या आप ये होना चाहिए कि वहाँ बहस और मुबाहिसा हो? मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि अब देखिए, अब मुज़ाकरात तो शुरू हो चुके हैं,
सीज फायर भी हो चुका है। अब पार्लियामेंट इस पे या तो सिर्फ इंफॉर्मेशन ले सकती है और उसको रबर स्टैम्प कर सकती है, या वो उस पे बहस करेगी, बट बहस अब वो एक ऐसे प्रोसेस पर कर सकती है जो शुरू भी हो चुका है, जिसके रिजल्ट्स भी सामने आ गए। आप सवाल ये इसी तरह इसलिए कर रही है कि दुनिया में जमहूरियत, क्योंकि हम तो जमहूरी हुकूमत तो है, हमारा आइन तो है, जैसे भी जमहूरियत है, जैसे भी इनको तसनस किया जाता है, लेकिन जमहूरियत तो हमारा मुल्क है। तो लिहाजा जब जमहूरी मुल्क हमारा है, जब हमारा आइन है, जब हमारा पार्लियामेंट है, तो क्यों पार्लियामेंट के बगैर मुआहदे हो जाए? क्यों? और फिर उन माजी में जितने मुआहदे हुए वो मुआहदे तो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, वो तो नाकाम हो गए हैं। तो लिहाजा पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि क्या मुस्लिम खान और महमूद खान, मुस्लिम खान को फांसी की सज़ा मिली थी उसको 2016 में, फिर उस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ, उस वक्त भी आर्मी चीफ थे, उन्होंने उसकी अप्रूवल दी है। अगर वो रिहा हुए हैं, जिस तरह के अखबारात में बात आई है मीडिया में, तो पार्लियामेंट तो ज़रूर पूछे कि किन शराइत की बुनियाद पे एक कन्विक्टेड, एक जिसको फांसी की सज़ा हुई थी, वो किन शराइत की बुनियाद पे रिहा हुए हैं, या हुए हैं नहीं हुए। अगर पार्लियामेंट को आप नहीं बताएंगे तो फिर अवाम को भी बेखबर नहीं। लिहाजा पार्लियामेंट को इख्तियार मिलनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी माजी में गलतियाँ की है। मुझे याद है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का बयान, मुझे याद है, अभी भी आप अखबारात में उसको देख लेंगे कि ये मर्जी है फौज की। कियानी साहब उस वक्त वो थे, आर्मी चीफ थे, कि जो शुमाली वजीरिस्तान में जब भी चाहे ऑपरेशन करे। ऐसा नहीं होता। फैसले पॉलिटिकल, नवाज शरीफ साहब को 2014 में जो शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन, उनको पता ही नहीं था। उन्होंने दूसरे दिन कहा पार्लियामेंट में कि हाँ हमने ऑपरेशन शुरू की है। जरगा गया था वहाँ पर अब्बासी साहब से मिलने के लिए पिशावर, और जरगा से कहे कि जाओ 15 दिनों में तालिबान से कहो कि वो निकल जाएं, और वो रास्ते में थे जरगा जब ऑपरेशन शुरू हुआ। ये खेल ख़त्म होना चाहिए। ये कि अब सारे मामलात पार्लियामेंट में जाने चाहिए। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, हमारा आइन है, हमारा कानून है। जब तक हम पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेंगे, उनको बताएंगे नहीं, तो मामलात आगे नहीं चलेंगे। और जरगा भी ऐसा होना चाहिए मेरी नज़र में, जिनकी लोग बात सुने, जिन पे लोग एतबार करें। आप कहाँ से लोग ला, इसलिए तो जरगे पे एतराज़ हुआ है कि पिक एंड चूज़ किया गया है। तो पिक एंड चूज़ से मसले हल नहीं होते, मसले पेचीदा होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे बात की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के बजट के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिर हिस्से में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की, जहाँ जो आज बजट था वो प्रेजेंट हो गया है। मीडिया इतलात के मुताबिक जो खैबर पख्तूनख्वा का बजट है वो 132 अरब रुपए जो है उस पे वो उसका कुल हजम है, और सरकारी मुलाजिमीन की जो तनख्वाह है उसमें भी इजाफा किया गया है 16% का। पेंशन में भी 15% का इजाफा जो है उसकी तजवीज़ की गई है। साथ साथ जो जम होने वाले इलाके हैं यानी कि साबिक फाटा, उसके लिए 223 अरब रुपए जो है उसके अखराजात होंगे, उनका भी जिक्र है। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ हयात, आइंदा है डॉन न्यूज़ पेशावर। वेलकम टू द शो सर। जी आरिफ साहब, बताइएगा कि क्या आज अहम नुकात हैं जो बजट पेश हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में? जो अवामी मंसूबे इसमें हैं तो उसकी जिक्र मैं करूँगा, क्योंकि उसमें जो फूड इंसाफ फूड कार्ड है गरीब आवाम के लिए, जिसकी लागत इब्तदाई मरहले में 25 अरब रुपए हैं, और एक फूड कार्ड दिया जाएगा जो गरीब लोग हैं, टारगेटेड सब्सिडी उनको दी जाएगी, या उनको उस कार्ड के जरिए रकम दी जाएगी, या एक फूड बास्केट उनको दिया जाएगा हर महीने के लिए। और एक एजुकेशन कार्ड दी जा रही है सूबे के गरीब तलबा और तालिबात हैं जो आला तालीम हासिल कर रहे हैं मुल्क के किसी भी यूनिवर्सिटी में, और वो अहल हो, गरीब लोग हो, मुस्तहिक हो, तो उनका खर्चा जो है आला तालीम का वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ही उसको तय करेगी। बाकी जो बजट पेश किया गया है तो उसमें 400। सर माफ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, कुछ हाथापाई भी हुई है आज असेंबली में, उसकी क्या तफसीलात हैं सर आपके पास? अगर हम देखें तो ये तकरीबन दूसरा और तीसरा साल है कि जो बजट पेश कर रही है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहाँ पर है, तो बजट का जो इजलास है वो काफी पुरअमन गुजरता है। और आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से शोर शराबा हुआ,
क्योंकि तो एक रिवाइज जी बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जी बात करेंगे आतिफ खान साहब से, सीनियर सूबाई वजीर हैं। वेलकम टू द शो सर। जी आतिफ साहब, आप बजट जो पेश हुआ है आज, उसके आपके ख्याल में सेलिएंट फीचर्स क्या रहे हैं जो आपको लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली अब आपकी जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है उस पर तो बहुत नज़र होगी सबकी। जो हमने ज़्यादा प्रायोरिटी दी है उन्हीं सेक्टर्स को दी है। हेल्थ सेक्टर को, उसमें जो हमारा हेल्थ कार्ड है, इंसाफ कार्ड, उसमें जो जो बीमारी इंक्लूडेड नहीं थी वो इंक्लूड की है, और मतलब जो जिस पे बहुत ज्यादा पैसा लगता था, लोगों को तकलीफ होती थी, तो वो हमने इंक्लूड कर ली है। दूसरे नंबर पे उसमें ओपीडी हमने शामिल कर लिया है, जो कि पहले नहीं था। बिल्कुल। इसके अलावा एजुकेशन पे थ्रू आउट जी हमारा जितना भी टेन्योर रहा है उसका बजट हम अगर आप देख लें बाकी प्रोविंसेस की बनिस्बत, वो हम उसके हिसाब से ज्यादा लगा रहे हैं पर पर्सन के हिसाब से। तो वही ट्रेंड इस दफा भी है, इस दफा भी एजुकेशन का बजट ज्यादा किया गया है। तीसरी चीज जो है लोकल गवर्नमेंट्स को हम 20% डेवलपमेंटल फंड दे रहे हैं सूबे से, जो कि पाकिस्तान के बाकी किसी सूबे में नहीं है। डेवलपमेंट फंड 20% प्रोविंस का किसी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में नहीं जाता। हमारे जो विलेज काउंसिल के हैं नुमाइंदे, उनके पास जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसके अलावा जो हमने एक फूड, इस वक्त के जो हालात हैं, फूड सिक्योरिटी के लिए इंसाफ फूड कार्ड हमने शुरू किया है। उसमें होगा ये कि इंशाल्लाह तकरीबन कोई 50 लाख लोगों को 2100 रुपए पर मंथ उनको मिलता रहेगा, जो हमने कैलकुलेशन की है आटे की। तो वो हमने इस वक्त फिलहाल आटे पे दिया है। बाकी हम देखेंगे कि हम जितना भी सूबे की फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हुए हम इंशाल्लाह मजीद अगर कुछ दे सकते हैं तो फिलहाल हम 2100 रुपए पर फैमिली देंगे 50 लाख लोगों को। सर एजुकेशन के हवाले से भी कोई आपका इनिशिएटिव सामने आया? जी एजुकेशन के हवाले से तो यही है कि हमने हायर एजुकेशन का बजट भी बढ़ा दिया है, और जो एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन है उसका भी बजट हमने बढ़ा दिया है। तीसरी चीज एक और जो इसमें एक नई चीज है वो ये है कि हमारे प्रोविंस में भी, बाकी प्रोविंसेस में भी, फेडरल गवर्नमेंट में भी जो पेंशन का और सैलरीज का बजट है, खुसूसन पेंशन्स का, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ये पिछले 5-10 सालों में या 15 सालों में। उसके लिए हमने तरीका ये किया है कि जितनी भी नई रिक्रूटमेंट होगी प्रोविंस में, जितने नए लोग भर्ती होंगे, पुरानों के लिए नहीं, पुरानों का जो सिस्टम है वो चलता रहेगा, लेकिन उनकी जो पेंशन है, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए किसी की सैलरी है, तो 5,000 रुपए उसकी सैलरी से डिडक्ट होगा, और बदले में 6,000 रुपए गवर्नमेंट उसको मैच करेगी। सर ये आपने इनिशिएटिव इसलिए लिए, पंजाब में भी गालबन पहले है, बिकॉज अब बहुत ज्यादा अब बर्डन बन गया है जो पेंशन का है, वो सैलरी से भी बढ़ गया है। डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा बचता नहीं है जो कि रिक्वायरमेंट होती है प्रोविंस की। ऑब्वियसली स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, तो उससे मतलब ये इस साल 2 साल में तो इसका फायदा नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा सूबे की इकोनॉमी पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकॉन को प्रेस करें।